जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 37वीं क्लास होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन हमारे होंगे मौर्य वंश से होंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए, ठीक है ना। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सुनते चलिए, देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन है, सपनों को उड़ान देना सीखो, खुद को पहचान देना सीखो। सपनों को उड़ान देना सीखो, खुद को पहचान देना सीखो। हर राह में होगी रोशनी, हर राह में होगी रोशनी, बस हौसलों की आग जलाना सीखो। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। यह किसको हरा कर किए थे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये नंद वंश के एक शासक थे। कौन, नंद ना। नंद वंश के शासक कौन थे, तो नंद वंश के शासक थे कौन, तो नंद वंश के शासक थे धनानंद ना। धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी ना। तो धनानंद को ही हरा करके किसकी स्थापना की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक ना। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त ना। किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको एक और नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कौटिल्य ना। कौटिल्य के साथ साथ और इनको किस नाम से जाना जाता है, तो और इनको जाना जाता है एक विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और एक चाणक्य के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। बिंबिसार का प्रधानमंत्री कौन था, तो बिंबिसार का प्रधानमंत्री था जीवक। कौन था, जीवक था, ठीक ना। बिंबिसार का प्रधानमंत्री कौन था, तो बिंबिसार का प्रधानमंत्री था जीवक। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री था वीरसेन। कौन था, वीरसेन, वीरसेन साब ना। कौन था, वीरसेन साब था, ठीक ना। वीरसेन साब था। हमारा राइट आंसर तीसरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो अर्थशास्त्र की रचना किए थे कौन, ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर होगा कौटिल्य। किसने किया था, कौटिल्य ने किया था, ठीक ना। अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे ना, तो कहाँ गुजारे थे, तो ये गुजारे थे, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवणबेलगोला में। कहाँ पे, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ है, तो श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक ना। श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पाटलिपुत्र
को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र को हम क्या कहते हैं? वर्तमान में पटना कहते हैं। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था पहले कुसुमपुर के नाम से। किस नाम से? कुसुमपुर न, किस नाम से जाना जाता था? कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो किसका है? तो हमारा राइट आंसर होगा छठवें का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे ना? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? तो हमारा राइट आंसर होगा 7वें का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं हमारे कौन? मेगस्थनीज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे हमको क्या पता चलता है? तो इंडिका जो पुस्तक है, इससे मौर्य वंश के शासकों के बारे में, मौर्य वंश की सारी जानकारी हमको मिलती है। किसकी? मौर्य वंश ना, मौर्य वंश की सारी जानकारी हमसे मिलती है। किससे? इंडिका से। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अंतिम अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी? तो हमारा राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला में ना। इस अशांति को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो अपने बेटे को भेजा था। पहले बड़े बेटे को भेजा था, सुसीम को। किसको भेजा था? सुसीम को भेजा था। फिर उसके बाद सुसीम से विद्रोह नहीं दबा तो दूसरे नंबर पर कौन गए? तो दूसरे नंबर पर गए थे अशोक। अशोक ने क्या किया? तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबा दिया, ठीक ना। अशोक और सुसीम किसके पुत्र थे? तो ये लोग बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना। अच्छा, इसके आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना, 9वें का डी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त, ठीक ना। अब मौर्य वंश का ये तो अंतिम शासक हो गया, लेकिन मौर्य वंश का प्रथम शासक पूछ दे कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य। यहीं पर क्वेश्चन घुमा देगा तुरंत। यहीं पर अंतिम की जगह प्रथम लिख देगा तो प्रथम के अगर लिखा तो तुरंत क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहीं पर अंतिम लिख दिया तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी। अंतिम पूछे तो क्या होगा? बृहदत्त। प्रथम पूछे तो क्या होगा? प्रथम पूछेगा तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का नाम नमूलिक हुआ है? मतलब पूछ रहा है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से अशोक का नाम अशोक कहाँ मिला थे? सभी अभिलेख दिए ना, तो किसमें मिला है? तो अशोक का नाम मिला है गुर्जरा अभिलेख में। किसमें? गुर्जरा में, ठीक ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और एक जगह और अशोक का नाम क्या मिला है? मास्की शिलालेख में। किसमें? मास्की में, ठीक है ना। कहाँ पे मिला है? मास्की में मिला है, ठीक। मास्की में ही अशोक का नाम क्या मिला है? अशोक मिला है। सबसे पहले कहाँ मिला था? तो मास्की में मिला था।
ठीक है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर नहीं क्या, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो इसमें से पूछ रहा है, इस ऑप्शन में से तो किस सम्राट का स्तंभ है, तो अशोक का। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। उत्तराधिकारी का मतलब अशोक की मृत्यु के बाद वहाँ का राजा कौन बना ना, ये राजा का मतलब है। अगर राजा के बाद कोई दूसरा राजा बनता है तो उसी को उत्तराधिकारी बोला जाता है। तो पूछ रहा है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, अशोक के बाद राजा कौन बना। तो अशोक के बाद उनका बेटा बना था कुणाल ना। कई अभिलेखों में आपको, कई ग्रंथों में कई जगह कई नाम मिलेगा, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया इस ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अभी तक ये अज्ञात नहीं हुआ है कि अशोक का कौन उत्तराधिकारी हुआ था ना, ज्ञात नहीं हुआ है अभी। ठीक ना, ज्ञात नहीं हुआ ना, ज्ञात नहीं हुआ है। स्पष्ट रूप से सभी इतिहासकार भाई इसका स्पष्ट रूप से पता नहीं लगा पाए हैं कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, लेकिन इस ऑप्शन के तहत इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो इसमें प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था, तो पर्ण था ना। क्या था, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पर्ण किसको कहा जाता है, तो पर्ण कहा जाता था मुद्रा को। किसको कहा जाता था, मुद्रा को। ठीक ना, एक जगह इसमें कितनी मुद्राएं दी जाती थी, तो एक जगह आपको मिलेगा कि सेनापति ना, कहाँ मिलेगा, सेनापति। सेनापतियों का जो सिलेक्शन किया जाता था उनको, तो सेनापति के नीचे कौन रहता था, तो सेनापति के नीचे रहता था मंत्रिण ना। मंत्रिण, सेनापति किसका सदस्य रहता था, तो मंत्रिण का सदस्य होता था ना, मंत्रिण। मंत्रिण का वेतन कितना था, तो मंत्रिण का वेतन था कितना, 48,000 पौंड था। कितना था, 48,000 पौंड ना। कितना होता था मौर्य काल में, 48,000 पौंड। इस 48,000 पौंड का मतलब क्या है, तो पौंड का मतलब होता है मुद्रा, यानी पौंड का अर्थ क्या होता है, मुद्रा। सेनापति के नीचे कौन रहता था, तो सेनापति के नीचे या मंत्रिण के नीचे कौन रहता था, तो नायक रहता था। कौन रहता था, नायक। नायक का वेतन कितना था, तो नायक का वेतन था 12,000 पौंड। कितना था, 12,000 पौंड था। कितना था, 12,000 पौंड। इस पौंड का मतलब क्या होता है, तो मुद्रा होता है। अगर आप लोग पीछे की क्लास नहीं देखें तो जाके पीछे की क्लास देखिए, पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया हूँ। दोस्तों इसी के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक ना, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, मैं तुरंत बताने की आप लोगों को पूरी तरह से कोशिश करूंगा। इसी तरह मिलते हैं इसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।